नमस्कार विद्यार्थियों। स्वाध्याय विद्यापीठ सूरतगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की राजव्यवस्था के संदर्भ में एक नई सीरीज, एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में लगातार जो कक्षाएं हैं वो सिलसिलेवार अपन डालते रहेंगे। और राजस्थान की राजव्यवस्था की अगर बात करें तो राजस्थान की राजव्यवस्था को अपन पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। जैसा कि अगर बात करें तो किसी भी राज्य में देश जो होता है उस देश की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की शासन व्यवस्था के अंग। अब राज्य की शासन व्यवस्था के अंग की अगर बात करें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं अपन। एक अगर बात करें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और अगर तीसरा अंग की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, न्यायपालिका। यानी कि किसी भी राज्य की राजव्यवस्था को पढ़ने से पहले है कि अपन को इन 3 अंगों के बारे में, ये जो 3 पिलर है, जो 3 स्तंभ है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कार्यपालिका और ये राज्य की राजव्यवस्था अगर बात करें तो राज्य की राजव्यवस्था को अपन बात करेंगे यानी कि भाग 6 के अंदर। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, पहले इसको समझेंगे कि वास्तव में यह होता क्या है। कार्यपालिका का मुख्य रूप से कौन कौन सा कार्य होता है और व्यवस्थापिका का मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य होते हैं, और इसी प्रकार से न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य वे कौन भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख कर रखा है। जैसा कि कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो राज्य के अंदर कानूनों को क्या करना, लागू करना। और इसी प्रकार से व्यवस्थापिका अगर बात करें तो राज्य के जितने भी कानून होते हैं उन कानून निर्माण का जो कार्य होता है किसका होता है, व्यवस्थापिका का होता है। जैसे मान लेते हैं कि अपन ने ये देखा कि व्यवस्थापिका राज्य के अंदर एक प्रकार से कानून का निर्माण करती है, कानून निर्माण कर दिया व्यवस्थापिका ने। इसी प्रकार से जो निर्माण किए थे व्यवस्थापिका ने जो कानून, उन कानूनों को लागू किसने किया है, कार्यपालिका ने। लागू तो कर दे लेकिन क्या वास्तव में वो सही है या नहीं, यानी कि इन कानूनों की जो समीक्षा जो की जाएगी, समीक्षा यानी कि जो जांच करने का जो कार्य रहेगा वो किसका रहेगा, न्यायपालिका का रहेगा। तो राज्य की शासन अवस्था के अपन 3 अंग हैं। एक कौन सा, आपका कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है। एक अगर बात करें तो व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना, इसे अपन कहते हैं विधायिका भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, विधायिका, यानी कि व्यवस्थापिका या फिर विधायिका जो क्या करती है, राज्य के अंदर कानून का निर्माण करती है। इसके बाद में न्यायपालिका जो क्या करेगी, समीक्षा या फिर इसका जांच करेगी। कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 तक, यानी कि जो राज्य की जो कार्यपालिका है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 तक है। और उसके बाद में व्यवस्थापिका अगर बात करें तो इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर कहां से कहां तक है, न्यायपालिका का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 231 तक जो है वो राज्य की न्यायपालिका के बारे में, और राज्य की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। यानी कि मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 152 से कार्यपालिका स्टार्ट होती है जो कहां तक चलेगी, अनुच्छेद 167 तक। उसके बाद में अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक क्या चलेगी, राज्य की व्यवस्थापिका।
उसके बाद में न्यायपालिका जो चलेगी वो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। अपने ये देखा था कि व्यवस्थापिका जो होती है वह कानून को निर्माण करेगी, उन्हीं कानूनों को लागू कौन किसके द्वारा किया जाएगा, कार्यपालिका के द्वारा। और ये कानून वास्तव में जनता के हित में है या नहीं है, जनता के लिए फायदेमंद है या नहीं है, इसकी समीक्षा करना, इसकी जांच करना, ये कार्य किसका रहेगा, न्यायपालिका करेगा। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, क्योंकि अपन सीधा ही राजस्थान की राजव्यवस्था से प्रारंभ किया है, अगर अपन भारत की राजव्यवस्था से अपन प्रारंभ करते तो उसमें कुछ एक शब्दों को, उसकी पृष्ठभूमि और अपन देखते, जैसे कि मान लेते हैं कि कार्यपालिका होती क्या है, जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। हालांकि एक शब्द है पीछे, अभी अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। कौन सा व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। बीच में एक बार थोड़ी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था का मूल रूप से जो अर्थ होता है वो होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो शासन व्यवस्था होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों के मध्य एक प्रकार से सामंजस्य होता है, दोनों के मध्य। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका दोनों मिलकर कार्य करती है, तालमेल से कार्य करती है। इसको और ढंग से अगर समझने की कोशिश करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में होता यह कि जो आपकी कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कि अपन मोटा मोटी तौर पर यह समझ सकते हैं कि कार्यपालिका तभी है जब क्या है, व्यवस्थापिका है। क्योंकि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी संसदीय शासन व्यवस्था को अगर और ढंग से समझने की कोशिश करें या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका को और ढंग से समझने की कोशिश करें तो अपन ये देख सकते हैं कि कार्यपालिका जो होती है अपनी, ये कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता यानी कि अपनी लोकतांत्रिक स्वीकार्यता, या अपन अपने ये कह सकते हैं कि अपनी जो परमिशन है, लोकतांत्रिक वैधता, लोकतांत्रिक जो स्वीकार्यता है वो किससे प्राप्त करती है, व्यवस्थापिका से। बात को समझे। यानी कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता या अपनी लोकतांत्रिक जो स्वीकार्यता है वो किससे ग्रहण करती है, व्यवस्थापिका से। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका तभी है जब क्या है, व्यवस्थापिका है। बात को समझ गए आप। दोबारा देखें इस चीज को। यानी कि अपन ने देखा था कार्यपालिका, और कार्यपालिका की अगर बात करें तो जो राज्य की कार्यपालिका देख रहे हैं अपन, और उस राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद शामिल होती है। और राज्य की जो कार्यपालिका है, इस राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री शामिल होता है, मंत्रिपरिषद शामिल होता है, और कौन होता है, राज्यपाल शामिल होता है। और राज्य की कार्यपालिका जो होती है इसके अंदर महाधिवक्ता शामिल होता है। कौन शामिल होता है, महाधिवक्ता को अपन कहते हैं एडवोकेट जनरल। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री शामिल होगा, इसके बाद मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल है, और कौन शामिल होगा, महाधिवक्ता। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा, 164 से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें मंत्रिपरिषद, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से, 163 से प्रारंभ होता है। उसके बाद राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत। यानी कि मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 164 में है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 163 से है। राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 153 के अंदर है। और महाधिवक्ता जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, 165 में है। यानी कि कुल मिला के राज्य की कार्यपालिका को इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। नंबर 2 बात, यानी कि जो व्यवस्थापिका। अब ये जो व्यवस्थापिका होती है इसमें क्या कहानी है, व्यवस्थापिका अगर बात करें तो व्यवस्थापिका यानी कि इसमें क्या होगा, एक विधानमंडल होगी, ठीक है। क्योंकि जब अपन केंद्र की व्यवस्थापिका देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक संसद होती है। ठीक उसी प्रकार से राज्य के अंदर क्या हो जाएगा, एक विधानमंडल।
केंद्र की व्यवस्थापिका के अंदर भी क्या चीज होती है, एक संसद होगी, और संसद के कितने सदन हो सकते हैं, कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे। लेकिन राज्य की जो विधानमंडल है उसके कितने सदन होंगे, 2 सदन भी हो सकते हैं और 1 सदन ही है। यानी कि एक आपका विधानसभा और दूसरा सदन कौन सा, विधान परिषद। यहां मैं एक बार मोटा मोटी तौर पर सिर्फ दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि जरूरी नहीं है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद हो ही, लेकिन यह जरूरी है कि अगर विधानमंडल है किसी राज्य में, इसका मतलब है कि वहां विधानसभा तो होगी ही होगी। समझ गए मेरी बात को। विधानसभा क्यों होगी, क्योंकि विधानसभा क्या माना जाएगा, विधानमंडल का अनिवार्य सदन है। विधान परिषद हो या न हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी राज्य में विधानमंडल है, इसका मतलब है कि वहां विधानसभा होना जरूरी है। एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल ध्यान रखना कौन सा होता है, 164 है। 164 में क्या लिखा गया है, 164 के अंदर यह लिखा गया है कि राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। इसका मतलब है कि विधानसभा में अगर मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति बन रहा है तो उसको बहुमत कहाँ होना जरूरी है, विधानसभा में होना जरूरी है। लेकिन सदस्य किसी का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है और विधान सभा का भी सदस्य हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ एक चीज वो समझने की कोशिश करना कि जिस प्रकार से कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल हो रहे हैं, तो ध्यान रखना राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल होगा, राज्यपाल शामिल होगा। राज्यपाल दोनों जगह शामिल हो रहा है, यहां भी राज्यपाल शामिल होगा। अब अगर बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि जो राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका किस अनुच्छेद से प्रारंभ हो रही थी, अनुच्छेद 168 से प्रारंभ हो रही थी। अनुच्छेद 168 से लेकर कहां तक चली है अपन ने, 213 तक। तो विधानमंडल का उल्लेख मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो कौन से अनुच्छेद से प्रारंभ है विधानमंडल, 168 के अंदर। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंदर। विधान परिषद की अगर बात करें तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 171 के अंदर। आगे बात समझ में, यानी कि विधानमंडल अनुच्छेद 168 से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में विधानसभा की संरचना के बारे में अगर देखा जाए तो कौन से आर्टिकल के अंदर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंदर है। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अंदर है। लेकिन अगर किसी राज्य में विधान परिषद है या नहीं, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा विधान परिषद को समाप्त करना है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, 169 यानी कि अनुच्छेद 169 के तहत किया जाएगा। अभी अपन ने एक प्रकार से राजस्थान की राज्यव्यवस्था का कोई टॉपिक प्रारंभ नहीं किया है, अपन एक प्रकार से सामान्य अगर चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर अगर बात करें तो न्यायपालिका, ठीक है, और यह न्यायपालिका जो राज्य की न्यायपालिका है वो कौन से अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक। यानी कि क्या चीज है यहाँ पे, हाई कोर्ट है। क्या चीज है, हाई कोर्ट है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें, एक बार थोड़ा सा और बेग चलने की कोशिश करना, थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाएगी आपके। यानी कि अभी अभी जो अपन ने देखा था वो देखा था कि राज्य की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से केंद्र की शासन व्यवस्था के भी 3 अंग होते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि जिस प्रकार से केंद्र और राज्य, यानी कि राज्य में अगर 3 अंग होंगे तो केंद्र की शासन अवस्था में भी कितने अंग होंगे, 3 अंग होंगे। केंद्र की शासन अवस्था के अंग, इसमें भी क्या चीज होगी, नंबर 1 कार्यपालिका, ठीक है। नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, व्यवस्थापिका। और नंबर 3 अगर बात करें तो न्यायपालिका। यानी कि केंद्र की शासन अवस्था के कितने अंग, 3 अंग। राज्य की शासन अवस्था कितने अंग, 3 अंग। अब जैसे मान लेते हैं कि सेम टू सेम कहानी यहां पे भी रहेगी। यानी कि कार्यपालिका का जो कार्य होता है क्या होता है, कानून को लागू करना, कानून का निर्माण करना। और न्यायपालिका यानी कि
कानूनों की समीक्षा करना। राज्य की शासन व्यवस्था जो प्रारंभ होती है भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर है, और केंद्र की शासन व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर है। अगर अपन बात करें तो केंद्र की जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। बावन से 78 तक, यानी कि केंद्र की जो कार्यपालिका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किससे प्रारंभ होती है, 52 से लेकर कहां तक, 78 तक। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो केंद्र की जो विधायिका या व्यवस्थापिका है अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक। और केंद्र की अगर न्यायपालिका अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक। आगे बात समझ में? यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपन ने राज्य की शासन व्यवस्था के अंग देखे थे, ठीक उसी प्रकार से कौन से अंग है, इसको मैं कड़ी से अलग से जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि तब मैंने पहले समझा दी थी कौन सी आपकी राज्य की शासन व्यवस्था। अब केंद्र की शासन व्यवस्था को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, ताकि क्या हो जाएगा, आपको राज्य की शासन व्यवस्था ज्यादा समझ में आ जाएगी। इसके अंदर अपन ने यह किया है कि केंद्र की शासन व्यवस्था के 3 अंग, जिसके अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका कहां से प्रारंभ हो रही है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। उसके बाद में व्यवस्थापिका हो रही है आपकी 79 से लेकर 123 तक। और इसी प्रकार से जो न्यायपालिका होती है वो कौन से स्टार्ट होती है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। इसको समझना पहले। जैसे अपन कहें तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होगा। केंद्र की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद शामिल होगी। केंद्र की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति शामिल होगा, और केंद्र की कार्यपालिका में महान्यायवादी शामिल होगा। यानी कि केंद्र की कार्यपालिका के अंदर तो महान्यायवादी होता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। लेकिन राज्य की कार्यपालिका के अंदर महाधिवक्ता होता है, जैसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि कहानी सेम चल रही है। जिस प्रकार से केंद्र की कार्यपालिका होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका होती है। सिर्फ अनुच्छेद का अंतर है, सिर्फ नाम का फर्क हो रहा है। यहां प्रधानमंत्री है, केंद्र के कार्यपालिका में मुख्यमंत्री हो गया। यहाँ मंत्रिपरिषद है, वहां पे मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद है। यहाँ राष्ट्रपति है, राज्य की कार्यपालिका में कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। यहाँ महान्यायवादी है, राज्य की कार्यपालिका में क्या हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। इधर अगर बात करें, यानी कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री 75 भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में, 75 के अंदर। मंत्रिपरिषद कौन से में हो जाएगी, 74 के अंदर। राष्ट्रपति कहां से प्रारंभ होता है, 52 से प्रारंभ होता है। महान्यायवादी कौन से में प्रारंभ होता है, 76 के अंदर प्रारंभ होता है। समझ गए? यानी कि प्रधानमंत्री कहां से प्रारंभ है, 75 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 से। मंत्रिपरिषद 74 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में प्रारंभ हो जाता है। अब मैं यहां समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अपन ने राज्य के अंदर विधानमंडल पढ़ा था, पहले अपन केंद्र की व्यवस्थापिका पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा राज्य की व्यवस्थापिका। जैसा कि अगर बात करें तो यहां क्या होगी, यानी कि केंद्र की व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका में क्या होती है, संसद होगी, ठीक है। और संसद के कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे। ध्यान रखना, संसद के सदन 2 होते हैं, लेकिन संसद के अंग अगर पूछा जाए तो 3 होंगे। संसद के सदन कौन कौन से हैं, एक आपका लोकसभा है, एक कौन सा आपका राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के सदन तो कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, एक तो लोकसभा है
एक आपका कौन सा, राज्यसभा। लेकिन अगर प्रश्न आए कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और कौन, राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, संसद जो होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर है, ठीक है। 81 भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में क्या दे रखी है, क्या दे रखा है, राज्यसभा। और उसके बाद में 80 में क्या दे रखी है, लोकसभा। सॉरी, एक मिनट, यानी कि हाँ, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर तो राज्यसभा है और 81 के अंदर क्या है, लोकसभा है। समझ गए। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा है। और राष्ट्रपति अपने पहले ही कर लिया कौन सा, 52 के अंदर। और उसके बाद में अपन देखा कि न्यायपालिका जो केंद्र की शासन अवस्था है, इस केंद्र की शासन अवस्था की जो न्यायपालिका है, जो तीसरा अंग है, इस न्यायपालिका का मुख्यतः कार्य होता है कानूनों की समीक्षा करना, उनकी जांच करना। और न्यायपालिका जो होती है अनुच्छेद 124 से लेके 147, यानी कि उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब यह एक समझने की कोशिश करना कि अपने कार्यपालिका पढ़ा, व्यवस्थापिका पढ़ा और न्यायपालिका पढ़ा। यह समझने की कोशिश करना थोड़ी सी कि अपने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से 78 तक तो केंद्र की कार्यपालिका का भाग देखा। उसके बाद में केंद्र की व्यवस्थापिका का भाग देखा 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक। फिर अपने देखा है कि न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। लेकिन ध्यान रखना, अनुच्छेद यहां मैं अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना। यानी कि अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो उल्लेख कर रखा है वो है CAG का। किसका उल्लेख है, CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। यानी कि 52 से 78, 79 से 123, 124 से 147, 148 से 151 तक CAG है, यानी कि कौन सा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र की कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है, केंद्र की व्यवस्थापिका में शामिल नहीं होता है, केंद्र की न्यायपालिका में शामिल नहीं होता है। और बहुत खूबसूरत प्रश्न आया था पिछली बार, क्या प्रश्न आया कि केंद्र की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, जिसके अंदर ऑप्शन सारे थे। कौन कौन से ऑप्शन, जिसके अंदर आपका प्रधानमंत्री था, जिसके अंदर महान्यायवादी था, जिसके अंदर कौन सा था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था। समझ गए। महान्यायवादी शामिल होता है केंद्र की कार्यपालिका में, लेकिन शामिल होता कौन नहीं है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 124 से 147 तक, 148 से 151 तक और उसके 152 से क्या स्टार्ट हो जाती है, राज्य की कार्यपालिका, जो मैंने पहले समझा चुका। क्या प्रारंभ हो जाती है, राज्य की कार्यपालिका। यानी कि राज्य की कार्यपालिका कहां से स्टार्ट है, अनुच्छेद 152 से। 148 से 151 तक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और 152 से 167 तक क्या है, राज्य की कार्यपालिका। और उसके बाद में क्या है, अनुच्छेद 168 से 213 राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका। और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 214 से 231 यानी कि हाईकोर्ट। यानी कि ये भाग 5 और 6 के अंदर और कुछ पढ़ना ही नहीं है। यानी कि अपन क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री भी पढ़ेंगे, अपन मंत्री परिषद भी पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे राज्यपाल पढ़ेंगे, अपन महाधिवक्ता पढ़ेंगे, इधर अपन क्या पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, हाईकोर्ट पढ़ेंगे। बातों समझ रहे हो। किसी भी शासन अवस्था के 3 अंग होते ही होते हैं, ठीक है। और अगर इसको थोड़ी सी और अपन पृष्ठभूमि की बात करें अपन इसकी, क्योंकि 2 प्रकार की विशेषताएं होती है। और ध्यान रखना, किसी भी शासन अवस्था को अलग अलग भागों में बांटना एक प्रकार से संघात्मक शासन अवस्था की विशेषता मानी जाती है। और भारतीय संविधान यानी कि भारत के संविधान के अंदर संघात्मक शासन अवस्था को अपना रखा है। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैंने एक शब्द लिया, जैसे कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका या फिर न्यायपालिका, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषताएं हैं। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था जिसके अंदर विषयों का बंटवारा कर रखा होता है, सरकार को अलग अलग भागों में बांट रखा होता है, जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वशासन की सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यानी कि अलग अलग भागों में बांटना शासन व्यवस्था को, यह संघात्मक व्यवस्था है। जैसा कि इसको समझना, यानी कि एक होती है एकात्मक व्यवस्था और एक जो व्यवस्था होती है एकात्मक व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, और एक व्यवस्था होती है संसदात्मक व्यवस्था। यानी कि मैंने 4 शब्द लिखे हैं बोर्ड पे, एक आपकी एकात्मक व्यवस्था, एक होती है संघात्मक व्यवस्था, यानी कि एकात्मक और संघात्मक अपने आप में विलोम है। एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और एक होती है कौन सी, संसदात्मक व्यवस्था। यानी कि किसी भी देश के अंदर एकात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर लोकतंत्र होगा। लेकिन अगर किसी देश के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो अपन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उस देश के अंदर क्या है, वो देश जो लोकतांत्रिक देश है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था अगर किसी देश के अंदर है तो आप ये नहीं कह सकते हो, मेरे शब्दों पे गौर करना, अगर एकात्मक व्यवस्था किसी देश के अंदर है तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर लोकतंत्र है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था किसी देश के अंदर है तो आप ये नहीं कह सकते कि उस देश के अंदर क्या नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। समझ रहे हो हमारी बात को? यानी कि एकात्मक व्यवस्था होती क्या है, पहले इसको समझना। हालांकि केंद्र की जब अपन पॉलिटी प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी चर्चा करें, क्योंकि अपन 2 श्रृंखला प्रारंभ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक राज्य की पॉलिटी के संदर्भ में और एक केंद्र की पॉलिटी के संदर्भ में। तो वहां इसको ज्यादा विस्तार से अपन बात करेंगे। हालांकि मोटा मोटी तौर पर इसको समझ ले, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका शब्द आया है तो इसको समझे थोड़ा सा। अपने ये देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था, और एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होना। किसी भी देश की संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित होना, केंद्र में निहित होना। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के मतलब किसी भी देश की संपूर्ण शक्तियां केंद्र में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होना। मेरी बात को समझ रहे हो? क्या कहा मैंने? एकात्मक का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण शक्तियां, किसी भी राज्य, किसी भी देश की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होना, वहां पर राज्य सरकारों को किसी प्रकार कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। और अध्यक्षात्मक का मतलब है कि संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित होना, केंद्र में नहीं बल्कि किसमें, राष्ट्रपति में निहित होना। इसका मतलब है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका के अंदर है, लेकिन यह थोड़ी कह सकते हो कि अमेरिका के अंदर क्या नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर विषयों का बंटवारा कर रखा हो, सरकार का विभाजन कर रखा हो। संघ सूची अलग है, राज्य सूची अलग है, संवर्धित सूची अलग है, अवशिष्ट विषय अलग है, केंद्र सरकार अलग कानून बना रही है, राज्य सरकारें अलग कानून बना रही है। यानी कि केंद्र के साथ साथ में राज्य सरकारों का भी अस्तित्व होना संघात्मक शासन व्यवस्था है। और एकात्मक केवल केंद्र सरकार का ही अस्तित्व, राज्य सरकारों किसी प्रकार का अस्तित्व होता ही नहीं है। और अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। और संसदीय शासन व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, मैं 3 परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य सामंजस्य होता है, तालमेल होता है। किस किस के मध्य? व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका के मध्य क्या होगा, सामंजस्य होता है।
यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि तालमेल होगा यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य तालमेल होना, सामंजस्य होना, दोनों मिलजुल कर कार्य करे, तो वो क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको और ढंग से समझने की कोशिश करें तो ये जो आपकी व्यवस्थापिका, जो आपकी कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि कार्यपालिका किसके प्रति? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी या विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अगर ये दोनों ही नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपन इसकी एकदम सामान्य जो परिभाषा है वो ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका अपनी जो लोकतांत्रिक स्वीकार्यता, लोकतांत्रिक स्वीकार्यता या फिर लोकतांत्रिक वैधता किससे ग्रहण करती है? व्यवस्थापिका से ग्रहण करती है। किससे? व्यवस्थापिका से। इससे आप क्या समझे कि कार्यपालिका से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्यवस्थापिका है। क्यों है? क्योंकि व्यवस्थापिका के अंदर विधानमंडल आता है या फिर संसद आती है, और मुख्यमंत्री कहां आता है? आपका कार्यपालिका में। समझना इसको दोबारा से। इस चीज को समझना, यानी कि मैंने ये समझाया कि कार्यपालिका से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? व्यवस्थापिका। क्योंकि व्यवस्थापिका के अंदर क्या है? विधानमंडल है, और यहां पर कौन है? आपका मुख्यमंत्री है। यानी कि ये मुख्यमंत्री तभी है जब क्या है? विधानमंडल होगी। क्योंकि विधानमंडल का अगर सदस्य नहीं है तो उसको मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? भाई मेरी बात को समझ रहे हो? क्या कहा मैंने कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होगा तभी तो वो क्या बनेगा? मुख्यमंत्री है। यानी कि मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री है, ये निर्धारित कौन करेगी? राज्य की व्यवस्थापिका। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि इसका सदस्य, चाहे वो अलग चीज है कि सदस्य चाहे विधानसभा का हो या फिर विधान परिषद का, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है और मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। इसका मतलब कि दोनों, लेकिन मुख्यमंत्री को किसका होना जरूरी है? विधानसभा में बहुमत होना जरूरी है। तो अपने राज्य की शासन व्यवस्था अपने और कुछ नहीं किया, यानी कि अनुच्छेद 152 से 167, 168 से 213, 214 से 231 तक ये किया। क्योंकि इससे पहले क्या था? अपने केंद्र की जो व्यवस्थापिका पड़ी थी वो केंद्र की व्यवस्थापिका कहां से स्टार्ट की थी? यहां से स्टार्ट की थी। 52 से 78 तक, 79 से 123 तक, 124 से 147 तक, और 148 से 151 तक क्या आ जाएगा? सीएजी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको यह ध्यान रखना है कि सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस में शामिल नहीं होगा? कार्यपालिका में शामिल नहीं होगा। अब अपन बात करेंगे राज्य की शासन व्यवस्था। यानी कि राज्य की व्यवस्थापिका, और राज्य की व्यवस्थापिका के अंदर भी क्या पढ़ेंगे अपन? विधानमंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधानमंडल। ठीक है। और विधानमंडल के अंदर भी क्या पढ़ेंगे अपन? विधानसभा पढ़ेंगे, और विधानसभा के साथ साथ में क्या पढ़ेंगे? विधान परिषद पढ़ेंगे। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। अपन ये देखा था कि विधानमंडल जो है, राज्य की विधानमंडल, विधानमंडल का अनुच्छेद यानी कि उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग कौन सा? भाग आपका 6। यानी कि अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के क्या दे रखे हैं?
शक्तियां दे रखी है, कार्य दे रखे हैं, और इसके साथ साथ में क्या दे रखी है, इनकी संरचना दे रखी है। बात आगे समझ में? क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका पहले स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? राज्य की व्यवस्थापिका, क्योंकि अपन विधानमंडल को, राज्य की व्यवस्थापिका को पहले पढ़ना जरूरी है, विधानमंडल को पढ़ना जरूरी है। विधानमंडल को अगर अपन समझ में ले लिया, या फिर विधानमंडल अगर अगर अपने समझ में आ गई, तो फिर कार्यपालिका को समझ में मिलेगी, आराम से समझ में आ सकती है। अगर अपन बात करें तो आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 168 के अंदर विधानमंडल का उल्लेख कर रखा है। किसका उल्लेख है? विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। अब इस विधानमंडल के सदन कितने होंगे? ध्यान रखना, इस राज्य विधानमंडल के एक सदन भी हो सकता है, और कितने सदन हो सकते हैं? 2 सदन। यानी कि कितने सदन हो सकते हैं? अगर एक सदन होगा तो इसे क्या कहेंगे? एक सदनीय विधानमंडल। क्या कहेंगे भाई? एक सदनीय विधानमंडल। यानी कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है, और किसी राज्य के अंदर सिर्फ अगर एक सदन ही है विधानमंडल का, तो एक सदनीय विधानमंडल, यानी कि एक सदन है, उसे क्या कहेंगे? एक सदनीय विधानमंडल। और एक सदन कौन सा होगा? विधानसभा होगा। कौन सा होगा? विधानसभा। अगर मान लेते हैं किसी राज्य के अंदर विधानमंडल के कितने सदन हैं? 2 सदन है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? द्विसदनीय विधानमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विसदनीय विधानमंडल। और द्विसदनीय विधानमंडल की अगर बात करें तो कौन कौन से 2 सदन होंगे? विधानसभा होगी और विधान परिषद। यानी कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख 168 के अंदर है। विधानमंडल के एक सदन हो सकता है और 2 सदन हो सकते हैं। अगर एक सदन है तो उसे कहेंगे एक सदनीय विधानमंडल, यानी कि विधानसभा। और अगर 2 सदन है तो इसे कहेंगे द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि दोनों के अंदर राज्यपाल तो रहेगा, लेकिन राज्यपाल जो है वो सदन के रूप में नहीं बल्कि अंग के रूप में कार्य करता है। तो जिस राज्य के अंदर एक सदन है, इसका मतलब उस राज्य के विधानमंडल के अंग कितने हुए? 2 हुए, क्योंकि इसमें शामिल कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और जिस राज्य के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है, इसका मतलब है कि उस राज्य की विधानमंडल के अंग कितने हैं? सदन तो 2 है ही है, क्योंकि वो द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन उस राज्य के विधानमंडल के अंग कितने हुए? 3 हुए। यानी कि इसमें कौन शामिल हो जाएगा? राज्यपाल। समझ गए बात को? यानी कि विधानमंडल एक सदनीय या फिर द्विसदनीय। इसको थोड़ा सा और अगर देखने की कोशिश करें तो मेरी बात को समझना। जैसा कि अपन देखा था, क्या विधानसभा, और इधर अगर बात करें तो क्या है भाई? विधान परिषद। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के कौन कौन से उपनाम है? जैसे अगर देखा जाए तो विधानसभा जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रथम सदन है। यानी कि विधानसभा को प्रथम सदन बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? विधान परिषद द्वितीय सदन होगा।
विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा को क्या बोलेंगे? अनिवार्य सदन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि विधानसभा हमेशा अनिवार्य सदन होता है, अनिवार्य सदन। लेकिन विधान परिषद क्या रहेगा? ऐच्छिक सदन। विधानसभा की अगर बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? अस्थायी सदन बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे? निम्न सदन बोलेंगे। यानी कि विधानसभा, विधानसभा को प्रथम सदन बोलेंगे, प्रथम सदन होगा। अनिवार्य सदन बोलेंगे, अस्थायी सदन बोलेंगे। अब अस्थायी सदन क्यों होता है इसकी बात करेंगे। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल या फिर किसी भी संस्था के द्वारा विधानसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? अनिवार्य सदन है। मेरी बात को समझ रहे हो? अभी समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये निम्न सदन है, ये लोकप्रिय सदन है, ये जनता का सदन है, विधानसभा प्रथम सदन है। विधान परिषद कौन सा हो जाएगा? द्वितीय सदन है। अनिवार्य सदन है, विधान परिषद ऐच्छिक सदन है। किसी राज्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपका विधानसभा है वो तो अनिवार्य सदन है ही है। ये अस्थायी सदन है, लेकिन ये क्या है? स्थायी सदन है। ये निम्न सदन है, तो ये कौन सा हो जाएगा? उच्च सदन है। लोकप्रिय सदन है, इसे अपन अलोकप्रिय नहीं कह सकते हो आप। जनता का सदन है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? बुद्धिजीवियों का सदन बोलेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करना। मैंने ये लिखा कि प्रथम सदन है, ठीक है। प्रथम सदन क्यों है? क्योंकि अगर किसी राज्य में विधानमंडल है तो वहां पर विधानसभा तो होगी होगी, और विधानसभा के अंदर अगर मुख्यमंत्री बन रहा है कोई, ठीक है, शासन व्यवस्था के मुख्य पद पर अगर कोई जा रहा है व्यक्ति, तो उसको, उस व्यक्ति को या उस पार्टी को विधानसभा के अंदर बहुमत हासिल करना जरूरी है। इस वजह से क्या ये प्रथम सदन भी है। अगर हम बात करें अनिवार्य सदन की बात करें, तो अनिवार्य सदन यानी कि किसी राज्य में विधान मतलब परिषद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन विधानसभा तो होना जरूरी है। इस वजह से अनिवार्य सदन कहते हैं, इस वजह से उसको ऐच्छिक सदन कहते हैं। अस्थायी सदन है ये, यानी कि विधानसभा क्या है कि अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब ये हुआ कि विधानसभा को, विधानसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यानी कि सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। यानी कि राज्यपाल अनुच्छेद 174 का प्रयोग करते हुए विधानसभा को कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। इसका मतलब यह स्थायी सदन नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात को? लेकिन यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि विधानसभा को भंग तो किया जा सकता है, विधानसभा को भंग तो किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। समझ गए? और यहां क्या होगा? यह स्थायी सदन है, और स्थायी सदन है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि यह क्या है? स्थायी सदन है। और जब कार्यकाल नहीं होता है, और एक चीज यह भी है कि विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इस वजह से क्या यह स्थायी सदन है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ गए? यानी कि विधानसभा को
भंग किया जा सकता है, समाप्त नहीं। और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं। समाप्त का मतलब है कि पूरे ही वहां से हटा देना। जैसे कि एक इसके जस्ट आर्टिकल, अगले वाला आर्टिकल आएगा 169, उसमें यही लिखा गया है कि किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद का सृजन किस प्रकार से होता है और उत्साधन यानी कि उसकी समाप्ति किस प्रकार से होती है, इसके संदर्भ में अभी भी अपन बात करेंगे। तो अपने क्या देखा था, आर्टिकल अनुच्छेद 168 देखा है। देखो अनुच्छेद 168 में क्या देखा है, अनुच्छेद 168 के अंदर विधानमंडल का उल्लेख है। एक सदनीय विधानमंडल हो सकता है, द्विसदनीय विधानमंडल हो सकता है। एक सदनीय होगा यानी कि विधानसभा, द्विसदनीय होगा इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसका अनिवार्य अंग के रूप में कौन कार्य करेगा, राज्यपाल कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी सामान्य सी बातें मैंने अपने ये भी की है कि विधानसभा और विधान परिषद के कौन कौन से नाम हैं, किस किस नाम से इनको पुकारा जा सकता है। ठीक है, प्रथम सदन है, द्वितीय सदन है, अनिवार्य सदन है, ऐच्छिक सदन है, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, निम्न सदन है, उच्च सदन है, लोकप्रिय और जनता का सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है। अनुच्छेद 169 यानी कि अनुच्छेद 169, और इसमें क्या लिखा गया है, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन व उत्साधन, उत्साधन का मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना, यानी कि विधान परिषद का सृजन व उत्साधन। अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, और अगर पहले से विधान परिषद है तो उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, अब सृजन किस प्रकार से, जिस प्रकार से सृजन होगा ठीक उसी प्रकार से उसको समाप्त भी किया जा सकता है। सृजन यानी कि मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर, मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर, मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर विधान परिषद का सृजन करना है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है और राजस्थान के अंदर विधान परिषद को स्थापित करना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका संबंधित राज्य है, कौन सा राज्य है, संबंधित राज्य है, उस संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, कौन सी सभा, विधानसभा, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन करने हेतु संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव लेके आया जाएगा। क्या लाया जाएगा, एक प्रस्ताव। अब यह विधानसभा क्या लेके आएगी, एक प्रस्ताव लेके आएगी। ठीक है, अब ये जो प्रस्ताव लेके आएगी और इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा अगर विशेष बहुमत से पारित कर दे, किससे कर दे, विशेष बहुमत से पारित कर दे, यानी कि संबंधित राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेके आएगी कि हमारे राज्य के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए, और जब होनी चाहिए तो एक प्रस्ताव लेके आएगी और उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से अगर वो विधानसभा पारित कर दे, और विशेष बहुमत से पारित करने के बाद ये जो संशोधन, ये जो विधेयक है, ये प्रस्ताव जो है, ये कहाँ जाएगा, संसद के पास में जाएगा। और संसद अगर क्या कर दे, उसको साधारण बहुमत से क्या कर दे, पारित कर दे, और साधारण बहुमत से पारित करते उस राज्य के अंदर किसकी स्थापना हो जाएगी, विधान परिषद की। यह आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद को सर्जित करने की शक्ति है संसद के पास में, या विधानसभा के पास में, या फिर राष्ट्रपति के पास में, तो किसके पास में रहेगी, संसद के पास में। यानी कि अगर संसद स्वीकृति नहीं देती इस प्रस्ताव को, तब तक उस राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात ये, अच्छी बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात ही कह सकते हैं अपन इसको, यानी कि ये संसद के द्वारा ये जो संशोधन किया गया है, मान लेते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा प्रस्ताव लेके आई और विशेष बहुमत से पारित किया, फिर संसद के पास में गया, संसद ने साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिया, और पारित करने के बाद में यानी कि एक प्रकार से ये संसद का संशोधन हो गया, संसद के द्वारा संविधान के अंदर किया गया संशोधन, यानी कि राज्य के अंदर क्या कर दिया, विधान परिषद का सृजन कर दिया। तो क्या अनुच्छेद 368, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 के तहत
क्या ये माना जाएगा संविधान संशोधन? यानी कि संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया यह संशोधन जो है, यह किया गया यह संशोधन क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? यानी कि संसद साधारण बहुमत से जो संशोधन कर रही है, क्या यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 368। और 368 जो है, इस 368 का भाग यानी कि 368 के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, ठीक है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है? कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 विशेष बहुमत से, ठीक है। और नंबर 2 क्या है? यानी कि विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन। जिसे अपन साधारणतः एक शब्द और भी दे सकते हैं, इस पूरी लाइन को ना लिखे तो, अति विशेष बहुमत। यानी कि बात क्या समझ में आई? बात यह समझ में आई कि अनुच्छेद 368 जिसके तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में संसद कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है? मात्र 2 प्रकार से कर सकती है। कौन कौन से? विशेष बहुमत के द्वारा और अति विशेष यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। इसका मतलब है कि साधारण बहुमत के द्वारा किया गया संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत कहा है मैंने, समझ गए? क्योंकि साधारण बहुमत का उल्लेख किसमें नहीं है? अनुच्छेद 368 में नहीं है। दोबारा आ जाओ वापस से। मैंने क्या कहा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन किस प्रकार से होगा? संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव लेके आई, विशेष बहुमत से पारित किया, संसद के पास में गया, संसद क्या कर दे? उसको साधारण बहुमत से पारित कर दे। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगी? इसकी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर 6 राज्यों के अंदर, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन सा है? द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या हुआ? कि वहां पर क्या है? विधान परिषद भी है। वहां पर क्या है? विधान परिषद भी है। राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। यानी कि वर्तमान के अंदर कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? यानी कि वहां पर विधान परिषद है। कितने राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राजस्थान में क्या नहीं है? क्योंकि राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल। और एक सदनीय विधानमंडल का मतलब क्या हुआ? कि राजस्थान के अंदर एक तो क्या है? विधानसभा है, और एक क्या है? आपकी राज्यपाल।
लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की विधानसभा ने, यानी कि राजस्थान के अंदर 2012 के अंदर एक शांताराम नाइक की अध्यक्षता में, शांताराम नाइक की अध्यक्षता में एक समिति का गठित हुई थी। यानी कि शांताराम नाइक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 66 सदस्यों का एक प्रस्ताव पास करके किसके पास में भेज रखा है? संसद के पास में भेज रखा है कि हमारे राज्य के अंदर क्या होनी चाहिए? विधान परिषद। लेकिन ये 2012 से भेजा गया है, अभी तक इसकी स्वीकृति मिली नहीं है। तो जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो उसके बाद में राजस्थान के अंदर क्या हो सकती है? विधान परिषद हो सकती है। ये 66 सदस्यों का ही क्यों था, इसके बारे में अपन बात करेंगे जस्ट इसके अगले अनुच्छेद के अंदर, क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ मात्र 2 अनुच्छेद किए हैं। आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 168 और आर्टिकल कौन सा? 169। आर्टिकल 168 में यह था कि राज्य में एक विधानमंडल होगी और विधानमंडल के 2 सदन भी हो सकते हैं, 1 सदन भी हो सकता है। और अनुच्छेद 169 में यह लिखा था कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद का सृजन किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर विधान परिषद पहले से है तो उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।